हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु शर्मा और एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द साइंस मित्रा यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो डायमेंशन से रिलेटेड जितने भी 11 साल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में। 3 वीडियो हम डायमेंशन पे पहले बना चुके हैं। इन तीनों क्लासेस में हमने बात की सुपर कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद बात की ट्रिक्स, इसके बाद बात की जीरो से हीरो वाला लेवल, ठीक है। हमें इसलिए ये सब पढ़ना पड़ा क्योंकि हमें चाहिए सिलेक्शन। और देखो भाई, यदि सिलेक्शन चाहिए ना तो हमें चाहिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट पता होना, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ उसके बाद कॉन्सेप्ट अच्छे से हो गया तो आपको पता होना चाहिए ट्रिक्स, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों चीज़ें जो होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए जीरो से हीरो वाले लेवल की, ताकि आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सके भाई। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। तो आज के वीडियो में आप जब भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे इनमें आपको ये बात पता लग जाएगी कि कॉन्सेप्ट कितना ज़रूरी है। तो यदि आपने हमारी पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो पहले उन 3 वीडियोस को देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता लगे, ट्रिक्स पता लगे, लेवल आपको पता लग जाए, सवाल सॉल्व करने की अप्रोच आपको पता लग जाए। उसके बाद आप आसानी से क्वेश्चंस कर पाएंगे। यदि आपने तीनों वीडियो देख लिए तो आज का वीडियो आपके लिए शानदार होने वाला है। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। और यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलो ज़्यादा टाइम खर्च ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन इन प्रीवियस ईयर में इस टाइप के आए हुए हैं जिनका कॉन्सेप्ट जो है वो हमने क्लास में इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है या वो जो कॉन्सेप्ट है वो एक आधी बारी आया हुआ है। तो यहाँ पर हम जब सवाल सॉल्व करेंगे तो उसी में आपको कॉन्सेप्ट बता दिया जाएगा। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दूसरी बात, अपनी पेन और कॉपी साथ रखिएगा। वीडियो से सवाल पढ़िए, वीडियो पॉज कर दीजिए, सवाल पढ़िए, उसके बाद अपने पेन कॉपी से सवाल सॉल्व करिए। उसके बाद कॉपी में सॉल्व करने के बाद देखिए कि कहाँ कमी रह गई है, आपके आंसर आ रहे या नहीं आ रहे, और फिर वीडियो के सॉल्यूशन से मैच करिए और अपनी अप्रोच को हमारी अप्रोच से मैच करने की कोशिश करिए। यदि आपकी अप्रोच हमारी अप्रोच से मैच कर रही है तो फिर आपको सवाल सॉल्व करने से, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से, आंसर लाने से और सिलेक्शन पक्का करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए बात करते हैं। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये जो क्वेश्चन है ये 2023 में आया हुआ है। देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है, तार की लंबाई हमें दी हुई है, हमें एल दिया हुआ है। देखो ये एल दे रखा है हमें, ठीक है। तार की त्रिज्या हमें दे रखी है भाई, ये दे रखी है तार की त्रिज्या, और ये हमें इसका द्रव्यमान दे रखा है, ठीक है। और हमें घनत्व में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि पूछा गया है। अब देखिए मैं सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। यदि आपको प्रतिशत त्रुटि पूछा जाए या त्रुटि पूछा जाए तो त्रुटि 4 केस में निकाली जाती है। पहले निकाली जाएगी जोड़ में, एडिशन में। देखो जोड़ में निकालने का सीधा तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। मान लो कोई नंबर है आपका जेड जो कि ए प्लस बी से बन रहा है। अब ए में भी थोड़ा सा त्रुटि आ गया। अब आप त्रुटि को त्रुटि मत समझिए, एरर मत समझिए, आप समझिए चेंज। आप समझिए चेंज कि थोड़ा चेंज हो गया। तो मान लो ए में थोड़ा चेंज हुआ, या तो वैल्यू थोड़ी बढ़ गई या थोड़ी वैल्यू घट गई, इसलिए मैंने इसको लिख दिया ए प्लस माइनस डेल्टा ए। वैसे ही आप देखेंगे कि बी में भी मैंने थोड़ी वैल्यू को चेंज कर दिया है, तो मैंने इसको लिख दिया बी प्लस माइनस डेल्टा बी। और ए और बी में चेंज होने से जेड में भी चेंज हो गया है, तो ये हो गया जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ठीक है। अब ये प्लस के लिए भी रूल लगता है और ये माइनस के लिए भी रूल लगता है, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा अलग करेंगे तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब देखो ये ए और ये बी, इनको एक साथ लिखेंगे आप, ए प्लस बी। और ये जो प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी आपके पास में है। ए और बी को जो भाई है ना वो जेड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? जेड, ठीक है। तो देखो इस जेड से ये जेड कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मेरे पास बच गया ये, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेल्टा जेड बराबर, आगे बचा हुआ है आपके पास ये डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। इस चिन्ह को ऐसे मत सोचना ये चिन्ह क्यों नहीं लगाए, ये मत लगाओ, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग यहाँ से हो गई, ये तो कट गया ना, ये वाला तो कट गया। अब ये बच गया हमारे पास। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि चाहे प्लस हो कि माइनस हो, उसमें ये जो त्रुटियाँ हैं ना भाई, जो कुल त्रुटि है वो निकालने के लिए आपको सभी त्रुटियों का योग करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। कौन सी बोलते हैं? निरपेक्ष त्रुटि। आई मेरी बात सुने? चलिए तो देखो, अब ये केवल जोड़ और बाकी के लिए, गुणा और भाग के लिए क्या होता है देखो रूल मैं आपको बताता हूँ। इसको मिटाता हूँ मैं, है ना,
गुणा और भाग के लिए रूल बताता हूँ आपको। देखो, गुणा और भाग के केस में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, वहाँ पर यूज़ की जाती है आपेक्षिक त्रुटि। कौन सी यूज़ की जाती है? आपेक्षिक त्रुटि। अब ये आपेक्षिक त्रुटि क्या है? आपेक्षिक त्रुटि का मतलब होता है कि जो भी आपकी त्रुटि आ रही है, यानी जो चेंज आ रहा है, उस चेंज को आप ऊपर लिखिए। जैसे ए में चेंज अपन ने डेल्टा ए लिया था, तो मैंने डेल्टा ए ऊपर लिख दिया, और डिवाइड में ओरिजिनल वैल्यू लिखो, तो ये ओरिजिनल वैल्यू हो गई। अच्छा, बी में चेंज होता तो हम लिखते डेल्टा बी अपॉन बी, और यदि जेड में चेंज होता तो ये लिखते हम डेल्टा जेड अपॉन जेड। ठीक है, ये बात समझना। अब हमें बस फॉर्मूले को एडजस्ट करना सीखना है। जैसे मान लो एक जेड है, वो डेल्टा मतलब वो ए और बी, ए इंटू बी से बनता है। तो यदि मुझे इसमें चेंज चाहिए, त्रुटि चाहिए, तो गुणा में है ना ये, तो मैं इसको आपेक्षिक त्रुटि के रूप में लिखूंगा। यहाँ लिखूंगा डेल्टा जेड बटा जेड, ए के केस में लिखूंगा डेल्टा ए अपॉन ए। अच्छा, जितनी भी आपेक्षिक त्रुटि है ना, उनको हमेशा जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। अब देखो ये गुणा है ना, अब गुणा मत लगाना, इसको आपेक्षिक त्रुटि के रूप में लिख दिया। अब आगे प्लस लगा देना। अब बी को लिखो डायरेक्टली, डेल्टा बी अपॉन बी। अच्छा, सपोज करो यहाँ पे एक सी और होता गुणा में, तो भी हम यही करते हैं, बी का लिख दिया, अब प्लस लिख दो, और सी के लिए लिख दो डेल्टा सी अपॉन सी। ये हमारी आपेक्षिक त्रुटि का रूप हो गया। अब मुझे जेड में त्रुटि चाहिए, तो मैं डेल्टा जेड लिखूंगा, इस जेड को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये कर दिया। इस जेड का मतलब ओरिजिनल वैल्यू भाई, ठीक है, जेड की ओरिजिनल वैल्यू, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी। अब हमें बोल सकता है प्रतिशत त्रुटि, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए आप कुछ मत करिए, 100 से गुणा कर दीजिए बस। ठीक है, क्या कर दीजिए? 100 से गुणा कर दीजिए। चाहे आप यहाँ पर गुणा कर दीजिए, आप इधर भी 100 कर दीजिए, और इस पूरे ब्रैकेट को कैसे गुणा कर दीजिए? 100 से गुणा कर दीजिए। इस तरीके से प्रतिशत त्रुटि आती है। ये गुणा का सीन हो गया, आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से लिखना है, आपेक्षिक त्रुटि के रूप में। अच्छा, यदि घात हो या भाग हो तो क्या करें, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। घात या भाग हो तो क्या करें? देखो, यदि मान लो जेड आपको दे रखा है ए अपॉन बी के रूप में, तो भी आपको प्रतिशत त्रुटि लिखनी है। जेड को आप प्रतिशत, तो भी आपको आपेक्षिक त्रुटि लिखनी है, रिलेटिव एरर ही लिखना है। हम एरर को एरर नहीं मानते, त्रुटि को त्रुटि नहीं मानते, हम मानते हैं चेंज। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जेड को हमें लिखना पड़ेगा डेल्टा जेड अपॉन जेड। ठीक है, अब देखो ए के लिए लिखो डेल्टा ए अपॉन ए। अब चाहे संख्या गुणा में हो कि भाग में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सीधा जोड़ने का चिन्ह लगाना है। तो मैंने लगा दिया प्लस। अब नीचे कौन सी संख्या बचेगी? बी, तो मैं लिख दूंगा डेल्टा बी अपॉन बी। बस इस तरीके से लिखना है। सपोज करो यहाँ पर सी होता गुणा में, तो देखो ए का लिख दिया आपने, बी का लिख दिया आपने, अब सी बच गया ना। सी ये दोनों भाग में है, और मतलब ए जो है वो बी के साथ भाग में है, मतलब ऊपर तो है ए, देखो मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ए अपॉन बी इंटू सी। ए के लिए लिख दिया, बी के लिए लिख दिया। मैंने कहा गुणा हो या भाग कोई फर्क नहीं पड़ता, चिन्ह हमेशा प्लस का लगाना है। तो आपने ए के लिए लिख दिया, ये लिख दिया यहाँ पर, बी के लिए लिख दिया, ये लिख दिया यहाँ पर। अब सी के लिए भी आपेक्षिक त्रुटि लिखिए, प्लस का चिन्ह लगाइए, डेल्टा सी अपॉन सी लिखिए। आगे मेरी बात समझे। इसी में एक केस जो बनता है वो बनता है पावर का। काय का बनता है? पावर का। देखो जैसे जेड बराबर होता है ए स्क्वायर, तो आप ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई वाले तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? आप आपेक्षिक त्रुटि लिखेंगे डेल्टा जेड अपॉन जेड। ठीक है, इस ए के लिए लिखिए डेल्टा ए अपॉन ए। ये डेल्टा वाली जो वैल्यू है चेंज होने वाली वैल्यू है। चेंज होने वाली वैल्यू जैसे ये देखो, ये आर में चेंज हो रहा, तो इसको मैं लिखूंगा डेल्टा आर। ये एल में चेंज हो रहा, तो इसको मैं लिखूंगा डेल्टा एल, ऐसे। ठीक है, और ओरिजिनल वैल्यू जो है वो ये है मेरी आर, ये है मेरी एल। अभी सवाल कराएंगे जब बता दूंगा और। ठीक है, अभी देखो वापस आते हैं हम सवाल पर। यहाँ पे देखो इस ए के लिए, इसके लिए भी लिखूंगा मैं डेल्टा ए अपॉन ए। एक बार तो ये हो गया, एक बार ये हो गया, कितनी बार हो गया? 2 बार। तो मैं लिखूंगा डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू 2 बार डेल्टा ए बाई ए। क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं कह सकता क्या भाई? देखो ए स्क्वायर को इसी तरीके से तो लिख रहा हूँ मैं, ये इसको मैं ऐसे तो कह सकता हूँ कि भाई जैसे जेड है, आपके पास है ए स्क्वायर, तो आप एक काम करिए, आपेक्षिक त्रुटि कैसे लिखेंगे? डेल्टा जेड बाई जेड लिखिए, इस पावर को आगे उतारिए, ये उतार दी, और अब ए का आपेक्षिक त्रुटि के रूप में लिख दीजिए। ये देखो पावर को मैंने आगे उतारी 2 को, और डेल्टा ए बाई ए लिख दी। आंसर वही आ गए। तो मैंने आपको प्लस बता दिया, उसमें हम प्लस और माइनस में सीधी सीधी त्रुटियों को जोड़ते हैं, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी करके। मल्टीप्लाई और डिवाइड और पावर, गुणा भाग और पावर यानी घाते, इनके अंदर हमेशा आपेक्षिक त्रुटि लिखी जाती है। ठीक है, चलिए अब सवाल पे आते हैं। ये कॉन्सेप्ट है सिंपल। मैं जैसे इस पे पेन पे क्लिक करता हूँ ये पूरा मिट जाता है, तो आप वीडियो पॉज करके समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये लीजिए। अब देखो, अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना जो भी सवाल है।
मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ कौन सी चीज़ क्या है, ध्यान से देखना। ये जो एल दे रखा है ना लंबाई में, ये ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है एल की, ये एल है, और ये एल में होने वाला चेंज है, तो मैं इसको लिखूंगा डेल्टा एल। ठीक है, ये मेरी त्रिज्या है, ये ओरिजिनल आर है, और ये आर में होने वाला चेंज है, इसे मैं लिखूंगा डेल्टा आर। ठीक है, ये एम जो है, ये देखो यहाँ पर, ये एम जो है द्रव्यमान है, ये एम ओरिजिनल वैल्यू है, तो मैं इसे एम लिखूंगा, और ये एम में होने वाला चेंज है, तो इसे मैं डेल्टा एम लिखूंगा। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अब क्या कह रहा है, घनत्वों में प्रतिशत त्रुटि निकालो भाई। तो सबसे पहले घनत्व का फॉर्मूला लिखूंगा मैं यहाँ पे। तो देखो घनत्व का फॉर्मूला, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। घनत्व का जो फॉर्मूला होता है ना भाई, घनत्व को लिखते हैं रोज से, और घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान यानी मास बटा आयतन यानी वॉल्यूम। ठीक है, अब चूंकि तार की लंबाई है और हमें पता नहीं है कि तार का आकार यदि दिया हो तो बढ़िया बात है, नहीं दिया हो तो मानना पड़ेगा। और जो कि तार जो होता है वो बेलनाकार होता है, तार जो होता है वो कैसा होता है, बेलनाकार, सिलेंड्रिकल। ठीक है, अब देखो, तो मैं यहाँ पे रो बराबर लिखूंगा, द्रव्यमान की जगह मैं एम लिख दूंगा, और आयतन, बेलन का आयतन होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, मैं यहाँ पे एल लिख रहा हूँ क्योंकि लंबाई मुझे एल दे रखी है। अब मुझे इसको प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, किसमें, घनत्व में, तो प्रतिशत त्रुटि के रूप में लिखूंगा। अब ध्यान से देखना कैसे लिखता हूँ, देखो मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, रो के बारे में। अब देखो सबसे पहले प्रतिशत त्रुटि लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा डेल्टा रो बाय रो इंटू 100। प्रतिशत त्रुटि कैसे लिखी जाती है, आपेक्षिक त्रुटि को लिखकर 100 से गुणा करना है। ठीक है, द्रव्यमान के लिखूंगा डेल्टा एम अपॉन एम। अब बटे में है जो भी है संख्या, अच्छा पाई में तो कोई चेंज ही नहीं होता, पाई तो फिक्स होता है, तो मैं इसे लूंगा भी नहीं। ये लो मैं इसको काट देता हूँ। अब ये बच गया भाई मेरे पास, प्लस लगाऊंगा, चाहे गुणा हो कि भाग हो, हमेशा प्लस लगाना है। फिर आर स्क्वायर का लिखूंगा। अब आर स्क्वायर ध्यान से देखना, ये है आर स्क्वायर। घात का कैसे लिखते हैं, घात को आगे उतारते हैं, ये उतार दिया आगे, और आपेक्षिक त्रुटि बना के लिख देते हैं, तो डेल्टा आर बाय आर। अब लंबाई बच गया, लंबाई के ऊपर तो घात एक ही है, तो लंबाई के लिए लिख दूंगा मैं डेल्टा एल बाय एल। अच्छा प्रतिशत त्रुटि है, तो इधर यदि आपने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो आपको इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा वापस सही लिख देता हूँ। ये लो 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब बस मुझे वैल्यू लिखनी है भाई, तो ये प्रतिशत त्रुटि का मैं लिख दिया रो भाई, प्रतिशत त्रुटि निकाल रहा हूँ मैं इसमें। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ इसको एक बार, थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, ये प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, अब देखिए द्रव्यमान डेल्टा एम की वैल्यू मैं यहाँ से रखता हूँ। देखो ये रहा डेल्टा एम, तो यहाँ पे रख दिया मैंने 0.00, मेरे हिसाब से ये मैं और ले लेता हूँ 3, ऐसा दे रखा है, और यहाँ पे दे दिया 0.3। ठीक है, द्रव्यमान एम की वैल्यू भी रख दी, प्लस 2 इंटू डेल्टा आर आपकी कहाँ पर है, देखो यहाँ पर डेल्टा आर, ये रहा डेल्टा आर आपका, ये रहा 0.002 डिवाइड, जो आर है उसकी वैल्यू है 0.2, प्लस अब डेल्टा एल की वैल्यू आपकी यहाँ पर है 0.04 अपॉन एल की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 4 है, और इनटू में है आपके पास 100। ठीक है, अब देखिए काटापीटी करने का काम है, हमें बस वही ध्यान से करनी है और कुछ दिमाग नहीं लगाना। देखो अब हाँ पॉइंट हटाना सीख लेते हैं, डायरेक्ट ही कर लेते हैं। जब आप 3 से इसको काटते हो, इसे काटते हो, तो आपके पास में वैल्यू आती है 0.01, प्लस आप कहीं से भी काट सकते हो, कहीं से भी। ठीक है, इस 2 से आपको इस 2 से काट दिया, आपके पास बचा 0.1। जब आप इसको इससे उड़ाते हो तो आपके पास में वैल्यू बचती है 0.02, और जब आप 4 से इसको उड़ाते हो तो आपके पास में वैल्यू बचती है 0.01, और इनटू में आपके पास आया 100। अब देखो इसको यानी 0.1 को 0.01 को 0.02 को 0.01 को जोड़ते हो तो वैल्यू बनती है 0.04, और ब्रैकेट के बाहर आपके पास है 100। चूंकि आप परसेंटेज में एरर निकाल रहे हो घनत्व में, तो परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी, आपको जब 4 को 100 से गुणा करेंगे तो लगभग 4 आएगा, आंसर आ जाएगा 4%। कितना परसेंट आ गया, 4%। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना भाई, हमारा करेक्ट आंसर वो होगा 4%। प्रतिशत त्रुटि ऐसे निकाली जाती है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक फिजिक्स का पार्ट है, केवल यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ये वाला जो पार्ट है ये कॉन्सेप्ट का खेल है, बाकी केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी वस्तु की विस्थापन x पर गतिज ऊर्जा इस फॉर्मूले से प्रदर्शित की जाए तो b की विमा m की पावर a, b l की पावर b और t की पावर c, ये लिखी हुई यहाँ पर देखो, ये है। तो a प्लस बी प्लस सी निकालना है। बड़ा आसान सा सवाल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं स्टार्ट करता हूँ लिखना, ठीक है। देखिए मुझे k जो दे रखा है ना गतिज ऊर्जा, वो इस रूप में दे रखा है bx एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर 2। अब बात यह है कि मुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंपैरिजन। इसे बोलते हैं वी में समघातता का नियम। क्या बोलते हैं? वी में समघातता का नियम, ठीक है। लिख के बताता हूं आपको, वी में समघातता नियम, यानी आपका होमोजेनिटी नियम भी इसको बोल सकते हैं, होमोजेनिटी, है ना। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें ये ऐसे कहता है कि भाई साहब आपके पास कोई समीकरण है तो उसके प्रत्येक पद की विमा सेम होगी, प्रत्येक पद की विमा सेम होगी, है ना। अब देखो आपका एक समीकरण होता है, उसमें इधर आता है आपका बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इधर आता है आपका दायां पक्ष। अब दायां पक्ष में कितनी भी पद हो या टर्म्स हो और बाएं पक्ष में कितनी भी पद या टर्म्स हो, उन सब की विमाएं सेम होगी। अब आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखो कहीं ना कहीं आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, v बराबर u प्लस ए टी, पढ़ा क्या? अब देखो ये जो v है ना, ये हमारा वेग होता है, अंतिम वेग होता तो वेग ये होता है ना, ये प्रारंभिक वेग होता है तो ये भी वेग होता है। ये जो a है ना, ये आपका त्वरण होता है, और ये t है ना, वो आपका समय होता है। अब ध्यान से देखना, अभी प्रत्येक पद की विमा निकाल के दिखाता हूँ, या मात्रक निकाल देता हूँ। मात्रक सेम तो विमा सेम, ठीक है। यदि मैं v की बात करूँ तो वेग का मात्रक होता है, मैं पेन चेंज कर देता हूँ, देखो वेग का मात्रक होता है मीटर बटा सेकेंड, ठीक है। अब u भी प्रारंभिक वेग है तो इसका भी मात्रक होगा मीटर बटा सेकेंड। a त्वरण है तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, और समय जो है इसका मात्रक होता है सेकेंड। एक सेकेंड से एक सेकेंड कट गया और मेरे पास वैल्यू आई मीटर बटा सेकेंड, बराबर मीटर बटा सेकेंड प्लस मीटर बटा सेकेंड। आप देखो इसकी भी इसकी जो मात्रक है इस पद की, इस पद का जो मात्रक है, इस पद का जो मात्रक है, तीनों सेम है तो विमा भी क्या आएगी? सेम आएगी। तो आप कोई भी पद का कंपेयर किसी से भी कर सकते हैं, कोई भी पद का कंपेयर किसी से भी कर सकते हैं। आई मेरी बात सुने, इसको बोलते हैं वी में समघातता का नियम या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। चलिए भाई, आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अभी मैं इसको कॉन्सेप्ट को लागू करके दिखाता हूँ कैसे काम करता है, ठीक है। चलिए देखो मैं दोबारा लिख रहा हूँ। तो हमें जो समीकरण दे रखा है ना भाई, वो दे रखा है k बराबर बी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ अगले ने x का नाम जो दे रखा है वो विस्थापन दे रखा है, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। क्या दे रखा है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है मीटर होता है। ए यहाँ पर अगले ने कुछ नहीं बता रखा, तो जहाँ तक मुझे पता है यह है क्षेत्रफल। मैं लिख देता हूँ, यह है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर, ऐसे लेना है। के जो है वो गतिज ऊर्जा है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर विमाएं लिखना चालू करूँगा। क्या लिखना चालू करूँगा? विमाएं। तो देखो सबसे पहले मैं इस के की विमा लिख दूंगा यहाँ पर, ताकि सब एडजस्टमेंट हो जाए, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे विमा लिखनी है, खेल खत्म। ऊपर पद की विमा बराबर नीचे पद की विमा, एकदम ऑटोमेटिक काम करेगा, कोई टेंशन नहीं है। आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। चलो मैं आपको एक सवाल की तरह सॉल्व करके दिखाता हूँ तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अच्छा देखो पेज ऐसे हो गया, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, एक मिनट। अरे पेन मिट जाता है, मैं दोबारा करता हूँ होगा। तो एक काम करते हैं, मैं दोबारा लिख देता हूँ, के बराबर बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो इसको पहले इधर गुणा कर दो, उधर गुणा, तो आपके पास आया के एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर बराबर बी एक्स। ये आ गया, ठीक है। अब हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, वी में समघातता का नियम है, यह से कहता है कि जो इस पद की विमा होगी वही इस पद की विमा होगी, वही इस पद की विमा होगी, यानी प्रत्येक पद का विमा या प्रत्येक पद का मात्रक सेम होगा। अब कंपैरिजन कर लूँ तो एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों को कंपैरिजन के लिए उठा लेता हूँ। भाई विमा और मात्रक तो सेम आने चाहिए ना, तो इधर लिख देता हूँ मैं के एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बी एक्स। जो इस पद का मात्रक होगा वही इसका होगा। अभी हमको सेट करना है, तो देखो एक एक्स से एक एक्स उड़ा देता हूँ, तो b बराबर मेरे पास क्या बचा? के एक्स। अब अगले ने b की विमा आपको यहाँ पर लिख कर दे रखी है, देखो ध्यान से सवाल में b की विमा यहाँ पर दे रखी है, ये दे रखी है।
तो मैंने इसको इसी रूप में लिख दिया, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। अच्छा k यहाँ पे लिख देता हूँ कोने में, k जो है गतिज ऊर्जा है। ऊर्जा हमेशा कार्य के बराबर ही होती है, कार्य, और कार्य का मात्रक होता है जूल, और जूल में आता है न्यूटन इंटू मीटर। ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुके हैं, तो प्रीवियस क्लास के वीडियो आप आसानी से पहले देखिए आराम से, फिर समझिए ताकि आपके लिए आसान हो जाए। अच्छा ठीक है, न्यूटन की विमा लिख के देता हूँ मैं। न्यूटन की जो विमा होती है वो होती है m1 L1 T-2, और मीटर के लिए मैं लिखता हूँ L1। तो एक्चुअली जो ऊर्जा की विमा हो जाएगी ना, वो हो जाएगी m1 L2 T-2। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ m1 L2 T-2। अच्छा एक k भी है मेरे, x भी तो है मेरे पास, x यहाँ पर विस्थापन है, इसको मीटर में लिखते हैं, तो मीटर की विमा होती है L1। ठीक है, ये मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ ब्रैकेट लगाकर। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आए। यहाँ पर M-A-L-B-T-C ऐसे लिखना है। इधर वालों को एक साथ लिखिए, m की पावर 1, l यहाँ पर 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो l की पावर हो गई 3 और t की पावर हो गई -2। अब देखो हमारा जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल है या वी में समघातता का नियम कहता है, वो ये कहता है कि इधर जो विमा होगी लेफ्ट हैंड साइड में LHS में जो विमा होगी वही तुम्हारी RHS में भी होगी। जब विमा सेम होने वाली है तो आप कंपेरिजन करके देखिए भाई, कंपेरिजन करेंगे आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। यहाँ पर आपका A, तो यहाँ पर है 1, तो A की वैल्यू तो आ गई आपकी 1 आनी चाहिए तभी बराबर होगी। यहाँ पर है B, यहाँ पर है 3, तो B की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 3 के बराबर होनी चाहिए। यहाँ T के ऊपर घात है C, यहाँ T की घात तो है -2। कंपेरिजन कर रहे हो तो इसका मतलब T की पावर कितनी होनी चाहिए, -2। आपको समझ में आया। M के ऊपर पावर है A, इधर M के पावर 1 है, बराबर होने का मतलब है A की वैल्यू 1 के बराबर है। L के ऊपर पावर है B, यहाँ पर L के ऊपर पावर है 3, बराबर तभी होगी जब B की वैल्यू रखनी पड़ेगी 3, और T की जो ऊपर पावर है उसके ऊपर जो C है उस C की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको -2। तो आपके पास वैल्यू आ गई A की पावर 1, A की वैल्यू होनी चाहिए आपकी 1, B की वैल्यू होनी चाहिए 3 और C की वैल्यू होनी चाहिए -2। अब इनको जोड़ना है भाई, हमसे पूछा क्या गया सवाल, देखो सवाल यही तो गलती होती है, हम भूल जाते हैं पूछा क्या गया है और उल्टा सीधा बहुत कुछ चालू हो जाता है। हमसे पूछा गया है भाई, ये देखो A + B + C, हमसे पूछा गया है A + B + C। A की वैल्यू हमारी 1 आई है भाई, B की वैल्यू हमारे पास 3 आई है और C की वैल्यू हमारे पास -2 आई है, तो मैं इसको -2 लिख देता हूँ। 3 और 1 4, -2, 4 में से 2 गया तो 2 बचता है भाई, तो A + B + C की वैल्यू होती है 2। ये आपका B करेक्ट आंसर होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे सर इतना डिफिकल्ट सवाल, डिफिकल्ट नहीं है, एक प्रैक्टिस की कमी है, बस प्रैक्टिस हुई उसके बाद आपको ऑटोमेटिक सवाल आना चालू हो जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 2019 में आया हुआ है। हमसे पूछा गया है कौन सा प्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के तुल्य है। मैंने प्रेरकत्व के बारे में बता चुका हूं, मैं 100 प्रेरकत्व है, अन्योन्य प्रेरकत्व लास्ट वीडियो में बताया, एक बार और आपको बता देता हूं। जब भी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो धारा पैदा होती है, ठीक है, और जो धारा पैदा होती है और जो वो चुंबकीय फ्लक्स के समानुपाती होती है, ठीक है। तो स्वप्रेरकत्व एक गुण होता है जो कि धारा में उत्पत्ति का विरोध करता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। अब आपको थोड़ी बहुत समझ में नहीं आएगी, मोटा मोटी बात मुझे पता है कि कॉन्सेप्ट के लिए नहीं है, तो हम जब प्रेरकत्व वाला पार्ट पढ़ेंगे वहाँ समझेंगे। आप इतना समझ लीजिए कि ये जो प्रेरकत्व होता है ना भाई, प्रेरकत्व होता है वो ऐसा होता है, उसका जो फॉर्मूला है मैं ऐसे बता देता हूँ, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना। जब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है ना भाई, चुंबकीय फ्लक्स, इसका नाम है चुंबकीय फ्लक्स, मैं इसको हिंदी में लिख के देता हूँ, आपको पता लग जाएगा। जब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है ना भाई, तो ईएमएफ पैदा होता है, ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल पैदा होता है, उससे करंट पैदा होता है यानी विद्युत धारा पैदा होती है। ये विद्युत धारा जो पैदा होगी ना भाई, इसका विरोध होगा, और वो जो विरोध करने वाला गुण है वो कहलाता है स्वप्रेरकत्व, ठीक है। अब स्वप्रेरकत्व विरोध तो कर रहा है, तो ईएमएफ और स्वप्रेरकत्व का एक फॉर्मूला बनता है दोनों का मिलाकर, ठीक है। और वो जो फॉर्मूला है ना वो होता है E = -L d/di/dt, ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ से मैं स्वप्रेरकत्व के बारे में आपको बताता हूँ एक एक करके, ठीक है। इस फॉर्मूले को काम में लेके तो मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि इसमें चारों फॉर्मूले चेक करने भाई, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। देखो, तो मुझे L चाहिए, तो L बराबर में लिखूंगा E, यहाँ पे लिख दूंगा dt और ऊपर लिख दूंगा di, ठीक है। L को हम हेनरी में लिखते हैं भाई, क्या में लिखते हैं, हेनरी में, H। अब E को मैं लिखता हूँ वोल्ट में, यानी वोल्टेज, ईएमएफ है तो वोल्टेज, ये dt है भाई समय, समय को मैं लिखूंगा सेकेंड में,
और आई जो है वो करंट है तो मैं लिखूंगा एम्पियर में। अब देखो भाई, तो मैं एक एक चीज़ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। हेनरी को आप लिख सकते हो वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर, वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर, जहाँ मैच कर रहा है वहाँ से देखना है। वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर अपना बी ऑप्शन सही है। अब करेक्ट नहीं करना है, पहले चेक करो क्योंकि सवाल ही ऐसा आया था। ठीक है, अब देखो, आपने ओम का नियम पढ़ा होगा। ओम का नियम कहता है V बराबर आई आर। यदि मैं यहाँ से आर की बात करूँ तो ये आता है V अपॉन आई। आर जो है उसको हम नापते हैं ओम में, V को हम लिखते हैं वोल्ट में, और आई को लिखते हैं हम एम्पियर में। तो ओम को जो है वोल्ट पर एम्पियर लिखा जा सकता है। अब देखो वोल्ट पर एम्पियर, यहाँ पर देखो, वापस अपने पहले वाली जगह पे आओ, ये रहा वोल्ट अपॉन एम्पियर, इसे ओम लिखेंगे तो हेनरी बराबर हो जाएगा ओम और साथ में सेकेंड। तो हेनरी को ओम सेकेंड भी लिखा जा सकता है। देखो भाई ऑप्शन 2 भी करेक्ट आ रहा। कितने करेक्ट हो गए? 2 करेक्ट हो गए। अब थोड़ा सा और मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, अभी मैंने कहा था चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है ना उसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो एल आई से, फाई बी बराबर एल आई। चुंबकीय फ्लक्स को फाई बी बोलते हैं। ठीक है, ये जो फाई बी है ना इसको हम लिखते हैं वेबर में, क्या में लिखते हैं? वेबर में, डब्ल्यू बी से लिख रहा हूँ। एल जो है उसको लिखते हैं हम हेनरी में, और आई को लिखते हैं हम एम्पियर में। तो हेनरी बराबर हो गया आपका वेबर अपॉन एम्पियर। हेनरी को हम वेबर अपॉन एम्पियर भी लिखते हैं। ये देखो ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, वेबर अपॉन एम्पियर भी हो गया। देखो अभी इतना समझ में आया कि नहीं आया? एकदम क्लियर आया होगा। ठीक है, अच्छा एक और फॉर्मूला मैं यहाँ से निकालता हूँ। हमें पास जगह नहीं बच रही तो मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि रफ करना ज़रूरी है। ठीक है, आ जाओ, इसी को आगे बढ़ाता हूँ मैं थोड़ा सा, तो आपको और समझ में आएगा। देखो ये जो वेबर है ना भाई, ये वेबर, ये चुंबकीय फ्लक्स है, और चुंबकीय फ्लक्स का एक फॉर्मूला और होता है बी डॉट ए, यानी चुंबकीय क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल, चुंबकीय क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो, तो वेबर को, वेबर की जो वेबर है उसको मैं इस रूप में भी लिख सकता हूँ। चुंबकीय क्षेत्र को टेस्ला में लिखा जाता है और क्षेत्र को आप मीटर स्क्वायर में नापते हैं, तो वेबर को लिखा जाता है टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो हेनरी का फॉर्मूला यदि आपने लिखा है वेबर अपॉन एम्पियर, तो जो वेबर है उसको आप लिख सकते हो टेस्ला मीटर स्क्वायर, और ए की जगह आप ए लिख दीजिए। तो आपके पास हेनरी को ये रूप भी है लिखने का, इसमें टेस्ला आ गया, टी फॉर टेस्ला, एम फॉर मीटर स्क्वायर, अपॉन में एम्पियर। देखो टेस्ला, ऑप्शन नंबर सी देखो, टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये पावर है। ठीक है, अपॉन एम्पियर। टाइपिंग में नहीं हो रही थी इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। यानी आप हेनरी को, प्रेरकत्व को इन 4 तरीके से लिख सकते हैं। मैंने चारों तरीके आपको लिखना बता दिए। ये आपको तभी आएंगे जब आपको मात्रक याद होंगे, और यदि आप मात्रक में कंफ्यूज हो रहे हैं, विमाओं में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो जो प्रीवियस क्लास के 3 वीडियोस हमने बना रखे हैं उनको आप अच्छे से देखिए, अपने नॉलेज को पुख्ता करिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोनों 2018 में आए हुए हैं। ठीक है, मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, स्ट्रेटेजी वीडियो, उसमें बताया था हर एक लेसन के बारे में कि हर एक लेसन के कितने क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं और लगभग 11 साल में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा ताकि आपको थोड़ा सा अनुमान रह सके, थोड़ा सा आपको ये पता लग सके कि किस टाइप के सवाल कब कब आते हैं और किस टाइप के कॉन्सेप्ट बनते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हर बार आता है, कौन सा ऐसा चैप्टर है जो 1-2 बार ही पूछा गया है, ताकि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि समय काफ़ी कम है। बट आप घबराए नहीं, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलिए आगे बात करते हैं। अंडरवुड एलसी की बात चल रही है। ठीक है, ये अंडरवुड है यहाँ पर। ठीक है, अंडरवुड एलसी की बात चल रही है। अंडरवुड एलसी की विमा पूछी गई हमसे। अभी एल जो है वो वही है अभी जो अपन ने पढ़ा था प्रेरकत्व वाला, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब आप एसी करंट पढ़ेंगे ना चैप्टर में, एसी करंट वाला चैप्टर है ना, उसमें एक चीज़ आती है जिसका नाम होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या नाम होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसे हिंदी में बोलते हैं कोणीय आवर्ती। ठीक है, इसको ओमेगा बोलते हैं भाई। कैसे लिखते हैं? ओमेगा से। कोणीय वेग, कोणीय आवर्ती एक ही बात है। ओमेगा का कई फॉर्मूले हैं, बट करंट के मामले में, एसी करंट के मामले में या दोलन के मामले में, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं लिख के देता हूँ आपको, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1/√LC। ठीक है, अब देखो, यदि मुझे LC के ऊपर अंडरवुड इसकी विमा चाहिए तो अंडरवुड LC को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/ओमेगा। अब आप वीडियो में भी देख सकते हो, पुरानी क्लास में मैंने एक एक चीज़ क्लियर की है, मैं फिर बता रहा हूँ। ओमेगा कोणीय आवर्ती बोलो कि कोणीय वेग बोलो, इसका जो मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड। क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। उल्टा घूम जाएगा तो सेकेंड ऊपर आ जाएगा और रेडियन नीचे आ जाएगा। अच्छा, जब विमा लिखते हैं तो रेडियन की कोई विमा नहीं होती।
केवल सेकंड बचा हमारे पास। तो वीमा लिखते समय मैं सेकंड की वीमा लिखूंगा M0L0T1, M0L0T1। अब जो भी मेरा ऑप्शन है वही मेरा आंसर है। देखो ऑप्शन नंबर 1 देखो, M0L0T1, ये मेरा आंसर हो गया। कितना आसान है, ठीक है। बड़े आसान सवाल है वीमो के डायमेंशन के, बस कंफ्यूजन हो जाता है हमें क्योंकि हमें आता नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए देखो ये मिट जाएगा, इसलिए आप वीडियो पॉज करके समझ लीजिएगा। जैसे मैं पेन का ऑप्शन बंद करता हूँ या नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करता हूँ, ये हट जाता है क्योंकि फिलहाल मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जो मैं टैब से वीडियो बना पा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड अभी हमारे पास है नहीं, और जो ये इंक वाला बोर्ड होता है, वाइट बोर्ड, वो है, तो उस पर हर क्वेश्चन लिख लिख के बार बार वीडियो बनाऊंगा तो काफ़ी टाइम खर्च हो जाता है, इतना टाइम भी नहीं मिल पाता अभी फिलहाल। हम धीरे धीरे आपके पास बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट टेक के थ्रू आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल थोड़ा सा हमें अरेंजमेंट करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास इनकम सोर्स नहीं है कि यूट्यूब हमें कोई पैसा दे रहा है, ज़्यादा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। हमारे पास व्यू भी अभी गिने चुने नया है क्योंकि आप लोग शेयर ही नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा आप शेयर कीजिए ताकि व्यूज़ अच्छा है, थोड़ा सा हमें प्रॉफिट बने, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, यूट्यूब का ध्यान हमारे ऊपर सेट होगा, एल्गोरिथम सेट होगा। हम भी धीरे धीरे टेक बढ़ा रहे हैं। कंटेंट के साथ कोई कमी नहीं है, कंटेंट आपको बेस्ट देंगे, बस थोड़ा सा जमाने के हिसाब से हम डिलीवर नहीं कर पा रहे। एक स्मार्ट बोर्ड होता है, एक अच्छा स्टूडियो होता है, ये सब हमारे पास अभी है नहीं, बट अभावों की ज़िंदगी में ही आगे बढ़ा जा सकता है, हमारा मानना ये है, क्योंकि हम भी ऐसे पढ़कर आगे यहाँ तक पहुँचे। तो मेरा मानना है कि आपके पास, आपके वीडियो को जो मैं दे पा रहा हूँ उसके लिए जो भी मेरे पास सोर्सेस है, मेरे फ्रेंड से कुछ टैबलेट ले लिया या मैंने फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर ली, ये सब जो भी मेरे पास व्यवस्था बनती है उस अरेंजमेंट से मैं कोशिश करता हूँ कि आपके पास बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप तक पहुँचे, ठीक है। हमारी आदत नहीं है ऊंची दुकान फीका पकवान वाली। मानते हैं कि हम दिखावा नहीं कर पाते, हमारे पास इतना अच्छा स्ट्रेटेजिक माहौल नहीं है, इतना बड़ा एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है, कह सकता हूँ एक टीम नहीं है बड़ी, लेकिन जो भी आदमी हमारे पास काम करने वाले हैं ना, उनका बस एक ही मोटो है, आप तक बेस्ट कंटेंट पहुंचाना। इसलिए इस चैनल का नाम है द साइंस मित्रा। एक अच्छे दोस्त की तरह आपको हमेशा आपके साथ खड़े रहना, ठीक है, और आपको आगे बढ़ाना। चलिए इतना समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मैं जैसे इस पे पेन पे क्लिक करूंगा, ये बंद इंक जो लिखा हुआ है ये मिट जाएगा, ठीक है। तो आप इसको वीडियो पोस्ट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमसे बोला गया आवेग का वी में सूत्र, आवेग। अब भाई आवेग क्या होता है? आवेग को इम्पल्स कहते हैं भाई, आई इम्पल्स, और इम्पल्स इक्वल होता है बल इंटू समय अंतराल, बल इंटू समय अंतराल। यानी आप गेंद, देखो आवेग होता क्या मैं समझाता हूँ। अब एक गेंद है, इसको आपने फेंका, ये गेंद यहाँ गई, यहाँ टकराई, यहाँ पर टकराई। अब जब यहाँ पर टकराई तो ये दीवार ने इसके ऊपर बल लगाया, दीवार ने इसके ऊपर क्या लगाया? बल। इसी को बोलते हैं आवेगी बल। यही बल इस गेंद को वापस बड़ी तेजी से पीछे की ओर फेंकता है, ठीक है। ये जो होता है वो होता है संवेग में परिवर्तन से। कैसे होता है? संवेग में परिवर्तन से। तो जो आवेग होता है उसको संवेग में परिवर्तन भी लिखा जा सकता है। संवेग को पी से लिखते हैं, डेल्टा पी का मतलब है संवेग में परिवर्तन। यहाँ संवेग में परिवर्तन हुआ, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। मैं लिख देता हूँ द्रव्यमान इंटू वेग। अब देखो यहाँ से तो आप फुल स्पीड में थे, जैसे आपने दीवार पर मारा गेंद की स्पीड हो गई 0। चूंकि वेग बदल गया तो संवेग भी बदल गया, और संवेग बदलते ही आवेग आता है, और यही आवेग इस गेंद को वापस पीछे की ओर धकेलने के लिए एक आवेगी फोर्स एफ पैदा करता है। ये बड़े सडन फोर्स होते हैं, मतलब सडन मतलब बहुत कम समय के लिए पैदा होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब संख्यात्मक मान में, वैल्यू में बहुत ज़्यादा होते हैं। आगे मेरी बात समझे, चलिए आगे बात करें, ठीक है। देखिए तो आवेग जो होता है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया बल इंटू समय अंतराल। अब जो बल है मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और समय अंतराल को हम लिख सकते हैं सेकंड में। अच्छा, न्यूटन की विमा होती है m1 l1 t-2 सेकेंड, यानी समय, समय को मैं t1 लिखूंगा, तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा m1 l1 t-1, m1 l1 t-1। जो भी मेरा ऑप्शन है उसको मैं टिक कर लूंगा। देखिए ऑप्शन कौन सा सेट हो रहा, मेरा ऑप्शन डी सेट हो रहा, m1 l1 t-1। आया मेरी बात आपको समझे, ठीक है। चलिए बड़ा आसान है विमाओं का, बस आपको आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगले सवाल पे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बड़े काम का क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। हमें f बराबर ये कुछ दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है जहाँ f, अच्छा बिल लिख दिया गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई भाई, ये जो बिल नहीं है ये है बल, सॉरी हमसे गलतियां हो जाती कभी कभी। बल, t जो है वो समय है, a तथा b की विमा क्या होगी हमें देखना है। इस टाइप की जो भी इक्वेशन वाले सवाल आएंगे भाई, इक्वेशन वाले, उन सब में एक ही नियम लगता है,
विमीय समघातता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, वो भी बताया था मैंने। क्या कॉन्सेप्ट है? प्रत्येक पद की विमा बराबर होगी, चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो। इसमें जितने भी पद है प्रत्येक पद की विमा बराबर होगी हमेशा। प्रत्येक पद की विमा हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। प्रत्येक पद की विमा बराबर होगी, ये ध्यान रखना। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए मैं इसको मिटाकर दोबारा लेता हूँ, ये बल है भाई, ठीक है। चलो एफ की बात करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा एफ बराबर ए, टी जो है वो माइनस की पावर में, तो मैं नीचे ले लेता हूँ, ए अपॉन टी प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है। अब प्रिंसिपल होमोजेनिटी ये कहता है कि आपके प्रत्येक पद की विमा बराबर होगी, यानी जो मात्रक या विमा बोल सकता हूँ, जो मात्रक इस एफ का होगा वही ए बटा टी का भी होगा और वही बी इंटू टी स्क्वायर का भी होगा। ये बोलता है ये, ठीक है। चलिए लेते हैं साथ में। चूंकि जब विमा बराबर ही होने वाली है, मात्रक बराबर ही होने वाले हैं, तो क्यों ना दोनों को कंपेयर करने के लिए बराबर रख लिया जाए। तो मैं यहाँ पे एफ बराबर लिख लेता हूँ ए अपॉन टी, ठीक है। तो एक लिखने के लिए ए को अलग कर लेता हूँ, तो ए बराबर लिखा जा सकता है एफ इंटू टी। अब देखो एफ को काय में लिखेंगे? न्यूटन में, मतलब मात्रक, एफ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और टी को काय में लिख सकते हैं अपन? सेकेंड में। तो ए का जो मात्रक हो गया वो न्यूटन सेकेंड हो गया, ए का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन सेकेंड। अब विमा लिखिए, न्यूटन की विमा होती है m1 L1 T-2 और सेकेंड की होती है T1। तो ए बराबर हो गया m1 L1 T-1, ये मेरा ए हो गया m1 L1 T-1, ठीक है। अब देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में मैच नहीं हो रहा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में मैच हो रहा है, m1 L1 T-1। तो ए जो है ना वो तो मैच हो गया मेरा, ठीक है। अब मुझे बी चाहिए, ठीक है। अब मैं बी को भी ऐसे निकालूंगा, सेम टू सेम। इधर आते हैं, यही एफ का जो मात्रक है या विमा जो है वो बी टी स्क्वायर के बराबर ही होनी चाहिए। मुझे अकेला बी चाहिए, तो बी बराबर हो जाएगा एफ अपॉन टी स्क्वायर। अब मैं बस मात्रक लिखूंगा और कुछ नहीं। एफ का मात्रक होता है न्यूटन और टी स्क्वायर का होता है सेकेंड स्क्वायर। विमा लिखिए, न्यूटन की विमा होगी m1 L1 T-2 और सेकेंड को विमा में मैं टी लिख सकता हूँ, पावर 2 है तो मैं T2 लिख देता हूँ। तो बी बराबर हो गया m1 L1, ये देखो टी की पावर 2 है, ऊपर गई तो -2 हो गई, पहले से -2 है, एक और -2 हो गई, तो -2 मिलकर हो गए -4। तो बी की विमा आपकी हो गई यहाँ पर m1 L1 T-4, m1 L1 T-4। अब बस ये दो ऑप्शन मैच करने हैं, तो m1 L1 T-1 सी ऑप्शन में भी दिख रहा, डी ऑप्शन में भी दिखा m1 L1 T-2, ठीक है। अच्छा, अरे ये तो ऑप्शन ही दोनों एक जैसे लिख दिए, कोई बात नहीं, मैं ऑप्शन डी इसमें लिख देता हूँ। ये लो यहाँ पे -4 है, ठीक है। तो बी का ऑप्शन मैच करना चाहिए। तो ए का ऑप्शन है हमारे पास, मतलब ए की विमा वाला जो ऑप्शन है हमारे पास, सी और डी दोनों है, बट दोनों टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई। सी में मैंने लिखा है m1 L1 T-2 और डी में मैंने लिखा है m1 L1 T-4। तो ए की विमा m1 L1 T-1 ये रही, और जो बी की विमा है वो m1 L1 T-4 ये रही, m1 L1 T-4 ये रही। तो ये मेरी डी की विमा हो गई, ये मेरे डी वाला जो ऑप्शन हो गया वो ए और बी की विमा दिखा रहा है। आगे मेरी बात सुने, इसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को काम में लिया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वापस सवाल वही आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला सवाल जैसा है सेम टू सेम, एक गोले की त्रिज्या के मापन में त्रुटि है 2%। अब गोले की त्रिज्या की मापन में त्रुटि है, तो मापन में त्रुटि ऐसे ही रही होगी, डेल्टा आर बटा आर इंटू 100, इसी को बोलते हैं प्रतिशत त्रुटि। कितनी रही है? 2%। आयतन में अधिकतम त्रुटि निकालिए, तो मैं गोले का आयतन लिखता हूँ, देखो v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। अब जो कांस्टेंट है जिनके मान नहीं बदल रहे उनको हम त्रुटियों में काम में नहीं लेते, तो ये 4/3 है, इसको भी मैं काम में नहीं लूँगा और पाई को भी मैं काम में नहीं लूँगा, यानी v जो है वो सीधा सीधा डिपेंड करता है r पे। अब प्रतिशत त्रुटि लिखिए, डेल्टा v/v इंटू 100। घात वाला है भाई, घात वाले का क्या नियम है? घात वाले को आगे उतारो और इसको आपेक्षिक त्रुटि के रूप में लिख दो, और आपेक्षिक त्रुटि के रूप में लिख दो डेल्टा r/r, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 लिख दो, ठीक है। आप देखिए डेल्टा v/v इंटू 100, यानी आयतन में प्रतिशत त्रुटि, आयतन में प्रतिशत त्रुटि 3 की जगह 3 लिखिए। ये जो r है इसका क्या मतलब है? डेल्टा r/r इंटू 100, इसका मतलब है त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि कितनी है? 2% है, तो मैंने लिख दी 2%। टोटल आंसर कितना आया? 6%। बस ये 6%, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर आ गया। कितना बेसिक सवाल है यार, बेसिक कॉन्सेप्ट है, एकदम छोटा सवाल है, इससे क्या छोटा लोगे, लेकिन परीक्षा में हर में आ रहा है। देखो मैं यहाँ पे डेट डाल रहा हूँ 2013, 2017, 2022, 2023, मतलब
हमेशा ऐसे सवाल बन रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखते हैं। देखिए एक और 2013 में एक सवाल और ले आया हूँ मैं 2013 के लिए। आपको दे रखा है ए बराबर बी सी। अब अगले ने ए की जो विमा है ना वो दे रखी है एल बटा एम के रूप में, और जो सी की विमा दे रखी है वो एल बटा टी के रूप में। बी की विमा पूछी है, कोई बात नहीं, वही सिद्धांत काम में लेंगे। कौन सा? अभी बताया था मैंने, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वी में समघातता का सिद्धांत। आपको बी चाहिए ना भाई, तो बी को अकेला छोड़ दीजिए, वैल्यू बन गई ए अपॉन सी। अब बस इनके मात्रक या विमा लिख दीजिए। ए का जो मात्रक है या विमा जो भी अगले ने कह रखा है, बस मुझे नहीं पता ये क्या है, बस मैं तो ऐसे लिखूंगा जो अगले ने दे रखा है। एल अपॉन एम में लिखना है तो मैंने लिख दिया एल अपॉन एम। सी जो है वो एल अपॉन टी में लिखा जाएगा तो मैंने लिख दिया एल अपॉन टी। बी बराबर ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, और ये हो जाएगा एल अपॉन एम, यानी नीचे वाली संख्या उल्टी हो जाएगी, इंटू ये एल अपॉन टी बन जाएगा टी अपॉन एल। सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी बाबा सॉरी। ये बन गया ये लो, एल अपॉन टी को अब उल्टा करने के बाद लिख दिया टी अपॉन एल। समझ में आया? ठीक है, अब देखो टी अपॉन एल, एल से एल कट गया, और बी की जो विमा हो गई टी अपॉन एम। अब टी अपॉन एम आपका जहाँ मैच कर रहा है वो ऑप्शन सही है, टी अपॉन एम ऑप्शन नंबर 1, ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। देखो कितने बेसिक सवाल है, बस सब कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। ठीक है, कोई स्पेशल ट्रिक्स नहीं है इनकी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। देखिए अब प्रश्न तनाव का विमीय सूत्र 2008 में पूछा गया है, और एक 2023 में घन कोण के बारे में पूछा गया है। ये 2 सवाल है। ठीक है, दोनों को मैंने एक ही पेज पे ले लिया क्योंकि बड़े सवाल नहीं है इसलिए। प्रश्न तनाव मैं पहले भी फर्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ। प्रश्न तनाव लिक्विड में पैदा होता है, फ्लूइड में पैदा होता है, तरल में पैदा होता है, और जो प्रश्न तनाव होता है उसको टी से लिखते हैं, उसका फॉर्मूला होता है एफ अपॉन एल, यानी न्यूटन अपॉन मीटर। अब मैं विमा लिखूंगा, न्यूटन की विमा होती है m1 L1 T-2, मीटर को मैं L से लिखता हूँ, L से L कट गया, और मेरे पास विमा हो गई m1 L0 T-2। बस यही मेरी प्रश्न तनाव की विमा है, m1 L0 T-2। जिस भी ऑप्शन में मैच करी वो मेरा आंसर है, m1 L0 T-2, m1 L0 T-2, m1 L0 T-। ये तो 4 ऑप्शन में नहीं मैच करी, यानी हमसे लिखते हुए कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है। तो m1 L0 T-2 ये ऑप्शन नंबर ए में होनी चाहिए थी यहाँ पर, ये मैं m1 L0 T-2 लिख देता हूँ, मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ये जो ऊपर टाइपिंग में लिखा हुआ है और जो नीचे है ना हैंड रिटन में लिखा हुआ है, वजह है कि जिस टैबलेट को हम यूज़ कर रहे हैं उस टैबलेट में अभी तक ये जो फिजिक्स है या फिर मैथ्स है वो ढंग से टाइप नहीं हो पा रहा है, इसलिए फिर हमें हैंड रिटन में लिखना पड़ता है। तो जिन्होंने भी हमारे सर ने लिखा थोड़ा सा उनसे मिस्टेक हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाती है कभी कभी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठोस या घन कोण ऐसी राशि है। अब देखो 2 टाइप के कोण होते हैं, मैं आपको बता दूं। यदि आपके कोण 2 रेखाओं के बीच बनता है, 2 लाइन के बीच में बनता है, इसको हम थीटा बोलते हैं, तो ये कोण जो होता है ना वो रेडियन में नापा जाता है। ठीक है, इसे समतल कोण, प्लेन एंगल, 2D कोण कहते हैं। लेकिन मान लो जैसे एक आइसक्रीम ले ली मैंने, सॉफ्टी, हम लेते हैं ना कोण आइसक्रीम वाला, वो देखो कुछ ऐसा होता है। यहाँ भी कोण बनेगा, ये वाले बिंदु बनेंगे। ठीक है, मैं इसको ढंग से बना के दिखाता हूँ आपको। इधर देखो, ऐसा कुछ होता है ये, ऐसा। अब देखो ये वाला इधर भी कोण बनेगा, ये वाला एरिया भी तो इससे कोण बनाएगा, ऐसा। यानी यहाँ से एक क्षेत्रफल को देखूँ तो ये मुझे 3D के रूप में दिख रहा है भाई, ये पूरे कोण बनेंगे यहाँ पे। और ये जो कोण बनेगा ना, इसको हम क्षेत्रफल बटा त्रिज्या के इसको ऐसे लिखते हैं। इसको ठोस कोण बोलते हैं। कौन सा कोण बोलते हैं? ठोस कोण, या फिर कभी कभी इसे घन कोण भी बोल देते हैं, सॉलिड एंगल भी बोल देते हैं, सॉलिड एंगल, और ये इसे 3D एंगल भी बोल देते हैं। कौन सा एंगल बोल देते हैं? 3D एंगल। इसको हमेशा स्टेरेडियन में नापा जाता है, स्टेरेडियन में नापा जाता है, स्टेरेडियन ऐसा से लिखते हैं। ठीक है, स्टेरेडियन में नापा जाता है। तो यानी 3D कोण को, सॉलिड कोण को, घन कोण को स्टेरेडियन में नापते हैं, तो ये इसका मात्रक है। क्या है? मात्रक। अगर रेडियन या स्टेरेडियन कुछ भी हो, इसकी कोई विमा नहीं होती, इसकी कोई विमा नहीं होती, यानी मात्रक है बट ये विमाहीन है। तो हमारे ऑप्शन देखो, मात्रक यानी इकाई है, पहला ऑप्शन है इकाई और विमा दोनों है, ये गलत हो गया। विमा है, विमा तो होती नहीं, तो ये तो गलत हो गया। इकाई है किंतु विमा नहीं, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मेरी बात समझे? देखिए क्लियर है? चलिए मैं जैसे पेन पे क्लिक करूँगा हट जाएगा ये। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन तो पूरे हो गए। चलिए तो आगे बात करते हैं इसे में। तो दोस्तों आज
कि जो क्लास थी डायमेंशन की वो लास्ट क्लास थी। इसमें हमने आज तक 11 साल में जो भी पेपर आए 2008 से लेकर, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है 2008 से लेकर 2023 तक, इन सालों में जितने भी क्वेश्चन डायमेंशन के बने हैं उनको मैंने पूरा एकदम कॉन्सेप्ट के साथ अपने सारी वीडियोस में ले लिया है। मैं चाहता तो केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बना सकता था, बट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने से कुछ नहीं होता, उनके कॉन्सेप्ट पर हमारी पकड़ भी होनी जरूरी है। इसलिए पहले 2 या 3 क्लासेस के वीडियो कॉन्सेप्ट पर बनाए गए हैं, ट्रिक्स आपको पता लग जाए, सुपर कॉन्सेप्ट आपको पता लग जाए, आपका लेवल 0 से हीरो वाला हो जाए। और ये जो लास्ट वीडियो है इसमें हमने उन्हीं कॉन्सेप्ट को काम में लेते हुए आज तक पूछे गए सवालों के ऊपर अप्लाई किया है, उनके सॉल्यूशन देखे हैं, ताकि हमारे को ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब हम सॉल्व कर सकते हैं, उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीख जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में अब हम नेक्स्ट चैप्टर न्यूटन के जो मोशंस के जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले वीडियोस में हम पढ़ेंगे फुल कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट जिनके बारे में सवाल अधिकतर पूछे गए हैं विथ सुपर लेवल। ठीक है, फिर उसके बाद में हम इन्हीं से निकालेंगे PYQs, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको ट्रिक्स भी पता लग जाए और PYQs भी आ जाए। आई मेरी बात समझे, क्योंकि लोग जब कोचिंग वगैरह में पढ़ते हैं तो कई डीपली पढ़ते हैं, कई लोग इन्हें केवल सिंपल बेसिक मैथ्स के रूप में पढ़ते हैं। केवल बेसिक मैथ्स में लोगों को पता तो होता है क्योंकि वो केवल फॉर्मूला पढ़ रखे होते हैं, लेकिन उन्हें अप्लाई करना नहीं आता, वो अप्लाई करना नहीं जानते, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जबकि यहाँ से सवाल काफ़ी बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, उनकी ट्रिक्स की बात करेंगे, साथ ही साथ PYQs करेंगे। वीडियोस आपको अब लगातार मिलेंगे। थोड़ी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो गई थी, इसीलिए वीडियोस में थोड़ा सा गैप आ गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप वीडियो को लाइक करिए, आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए, कोई भी एडवाइस हो तो कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।